चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो आइडियली इस एक्ट के 4 पार्ट्स थे। इस एक्ट के कंटेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट वाज जनरल प्रिंसिपल, सेकेंड पार्ट वाज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, थर्ड पार्ट वाज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ पार्ट वाज प्रिंसिपल रिलेटेड टू पार्टनरशिप्स। टोटल ये 266 पॉइंट्स यानी कि 266 सेक्शंस का लॉ था, बराबर। फिर क्या हुआ, ईयर 1930 में पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 इन तीनों को एक साथ कर लिया गया, पार्ट 2 को अलग कर दिया गया। एंड ये तीनों पार्ट, जो पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रहे, पार्ट 2 के साथ कुछ और नए प्रोविजन ऐड किए गए एंड उन्हें एक नया लॉ का नाम दे दिया गया जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बना हुआ है। फिर आया ईयर 1932, पार्ट 1 और पार्ट 3 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रखा गया, पार्ट 2 पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर होकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया था। 1932 में पार्ट 4 को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल के अलग कर दिया गया साइड में, एंड कुछ नए प्रोविजन उसके साथ भी ऐड किए गए, कुछ नए प्रोविजन इसके साथ भी ऐड किए गए, एंड नए प्रोविजंस को ऐड करके यहां एक नया लॉ बना दिया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। सो करंट सिचुएशन कुछ ऐसी दिखती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्ट 1 है, फिर सीधा पार्ट 3 है, एंड पार्ट 2 और पार्ट 4 नहीं है, बराबर। सो हमें हमारे सिलेबस में ये सब कुछ डील करना है, जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, हमें ये सब कुछ डील करना है। सो सबसे पहले हम डिस्कशन चालू करते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसा लॉ जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लीकेबल हो, राइट। ऐसा लॉ जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लीकेबल हो, दैट वुड बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, करेक्ट। सो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, राइट। कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे एक स्टोरी दिखाता हूं, सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको मैं मास्टर एग्जांपल रेफर करता हूं, अभी से लेके कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट इसी एक एग्जांपल से कनेक्ट होंगे, राइट। सो ये एग्जांपल समझ गए मतलब कॉन्ट्रैक्ट आधा समझ गए तुम। आइए देखते हैं। देखो ये दो दोस्त हैं, राइट, हमारे माई भाई और चिकू भैया। सो एक दिन चिकू भैया माई भाई के घर गए, बैठे हुए दोनों बात कर रहे थे। सेटल डाउन, सेटल डाउन। एंड बातों बातों में माई भाई ने चिकू भैया को बोला कि चल तेरे को मेरा गैरेज घुमा के लाता हूं। सो दोनों जब गैरेज गए माई भाई के, वहां एक अमेजिंग सी बाइक दिखी। उस बाइक को देख के मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक इवेंट, एक एक बात को प्रॉपरली फोकस करना है मैं, राइट। अभी से लेके सिलेबस के एंड तक हर एक स्टोरी, हर एक जोक, हर एक कहानी, हर एक बातें जो मैं आपको बताऊंगा, सब में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, राइट। सो यहां पे इस बाइक को देख के चिकू भैया ने बोला, यार माई भाई योर बाइक इज वेरी ब्यूटीफुल, आपकी बाइक बहुत अच्छी है। माई भाई ने बोला, ध्यान से सुनना, आई वॉन्ट टू सेल दिस बाइक, आर यू इंटरेस्टेड। केयरफुली सुना मेरी बात। माई भाई ने यहां पे 2 बातें बोली है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, फिर क्या बोला, आर यू इंटरेस्टेड, मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, क्या तुम लोगे, बराबर। 2 बातें। कहना इसे, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, मेरी इच्छा है, प्लस मैंने पूछा है, इच्छा प्लस पूछा, पक्का। किसकी इच्छा, मेरी, किसने पूछा, मैंने, पक्का। मेरी इच्छा प्लस मैंने पूछा, इच्छा प्लस पूछा हो रहा है यहां पे। जब इच्छा प्लस पूछा, जब माई भाई ने चिकू भैया से पूछा, चिकू भैया या तो हां बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, ना बोलेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। अगर उन्होंने हां बोला तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, राइट। चिकू भैया ने हां बोला, माई भाई ने बोला ले तो ले, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगी, राइट, पैसे लगेंगे। चिकू भैया ने बोला कितने, माई भाई ने बोला बस ज्यादा नहीं, छोटा सा अमाउंट, इस बाइक के लिए 25 लाख रुपए लगेंगे। अरे बाइक भी देखो, डुकाटी डियावल, राइट,
25 लाख रुपए लगेंगे, ये हार्ले नहीं है रही है, राइट? सो चिकू भैया ने बोला माई भाई क्यों मजाक कर रहे हो, मैं 25 लाख रुपए किधर से लाएगा, राइट? मैं तो आईपीएल भी नहीं जीत पा रहा है ना। हो ये आरसीबी फैन इन द हाउस? वेरी गुड, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे को आरसीबी फैन के लिए, तुम लोग भी किया करो, लॉयल्टी सीखनी चाहिए इनसे। चलो, और फैंस ऐसे ही होने चाहिए, हार गए तो हार गए, क्या हो गया, दिल तो जीत रहे हैं ना। चलो, सो माई भाई ने बोला टेंशन मत ले, मैं हूं ना, 25 लाख रुपए तेरे को देने हैं ना, एक साथ मत दे। माई भाई ने पूरा पेमेंट का शेड्यूल बना के दे दिया, 5 लाख रुपए तू मेरे को आज दे, 5 लाख रुपए आज से 30 दिन बाद दे, जिस दिन बाइक की डिलीवरी लेना है तब 10 लाख रुपए देना, और डिलीवरी के 10 दिन बाद 5 लाख रुपए देना, बराबर? तो यहां तक की कहानी समराइज कर देता हूं। मेरी इच्छा प्लस मैंने पूछा, एंड चिकू भैया ने हाँ बोला, तो मैंने उससे पेमेंट की बात, पेमेंट की बात किसने बोली? मैंने बोली। पक्का कह रहे जिसकी इच्छा, जिसने पूछा उसी ने बताया पेमेंट कितना होगा। पक्का पेमेंट कैसे होगा ये भी उसने बताया, श्योर? अब क्या हुआ, चिकू भैया ने बोला हाँ ये तो ठीक है, एंड उन्होंने बोला ये लो 5 लाख रुपए। आज के 5 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। आज से 30 डेज के बाद फिर से 5 लाख रुपए देने थे, उन्होंने दे दिए। अब जब बाइक डिलीवरी लेने की बारी आई, राइट, वो बाइक की डिलीवरी लेने आए, एंड डिलीवरी लेते समय 10 लाख रुपए देने थे, ये रहे उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए, करेक्ट? अब जब बाइक की डिलीवरी हो गई, चिकू भैया ने सोचा अब मैं पैसे क्यों दूं, बाइक तो मेरे पास आ गई। एंड माई भाई ने बोले भाई मेरे बच्चे हुए पैसे तो दे। चिकू भैया ने बोला कौन से पैसे? माई भाई ने बोला वो बाइक के। बोलते कौन सी बाइक? उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई कर दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, बराबर? पूरी कहानी समझ में आई क्या हुआ? क्विकली रिकॉल करा दूं आगे बढ़ने से पहले। सर क्या हुआ, चिकू माई भाई ने चिकू भैया को बोला आई वांट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड? मेरी इच्छा प्लस मैंने पूछा, मेरे पूछने पे आपने हाँ बोला, मैंने पैसों की बात कर ली, आपने पैसे पेमेंट करने में कुछ डिफॉल्ट किया। पक्का? अब इस पूरे सिचुएशन में मुझे एक बात लॉजिकली बताओ, जब यहां पे डिफॉल्ट हुआ, जब यहां पे डिफॉल्ट हुआ, क्या कुछ गलत हुआ? हाँ भाई, तुमने बाइक ले ली है तो बचे हुए पैसे देने चाहिए थे ना तुम्हें, श्योर? 3 बात ध्यान रखना। सुनो, क्या है, मैं क्लास में जब कोई भी चीज पूछूंगा ना, तुम्हें प्रैक्टिकल आंसर देना है, राइट? जैसे फिलोसॉफिकल नहीं बनना है कि सर ये ऐसे कैसे, प्रैक्टिकली सोचो, राइट? लीगली क्या होगा वो बताने के लिए मैं हूं ना। प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट पहले लीगली घुसते हैं, नहीं सर ये तो ऐसे कैसे होगा, राइट? सुनो मेरी बात, सबसे पहले मुझे बताओ क्या यहां पे कोर्ट इंटरफेयर करेगा? क्यों? मैंने क्या बोला, जरा तुम्हें फिलोसॉफिकल नहीं बनना है, लीगल में बताएगा। तुम्हें कैसे पता रिटर्न में होना चाहिए? क्या केस डाला ही नहीं है हमने? नहीं, वो केस डालेंगे तभी कोर्ट हेल्प करने आएगा। अगर हम केस डालेंगे तभी, उसकी वजह तो कोर्ट आएगा ही नहीं। अगर हम केस डालें तो क्या कोर्ट आएगा हेल्प करने? कोर्ट हेल्प करना आएगा। इसके लिए तुम्हें 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहला, क्या तुम लीगल काम कर रहे हो? पहले ये चेक करो, बताओ लीगल काम हो रहा है, इलीगल हो रहा है? बाइक बेचना लीगल है ना? पक्का? दूसरा, क्या कोई गलत कर रहा है? क्या किसी के साथ गलत हो रहा है? अगर ये 3 का आंसर हाँ है, मतलब कोर्ट हेल्प करने आएगा। कोर्ट आके क्या बोलेगा वो अलग बात है। हो सकता है कोर्ट बोले चिकू भैया सही है, कोर्ट क्या बोलेगा कोर्ट जाने। हमें सिर्फ इतना चेक करना है, अगर इन 30 चीज का आंसर हाँ है तो हमारी हेल्प करने के लिए फ्यूचर में कोर्ट आएगा। पक्का? श्योर? तो अगर मैं पूछूं विल कोर्ट हेल्प? यस, क्योंकि हमारे तीनों चीज का आंसर यस आता है। पक्का? यहां पे हमने देखे 6 कॉन्सेप्ट्स, एक एक करके कनेक्ट करें। सबसे पहले मेरी इच्छा प्लस मैंने पूछा, ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला कॉन्सेप्ट, विच इज नोन एज ऑफर। ऑफर के लिए जब हां बोल दिया जाए, ऑफर के लिए जब हां बोल दिया जाए वो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में पैसों की बात आ जाए, आ जाता है एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट पे जब फाइनली कोर्ट का इंटरफेरेंस आ जाए वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? वेट सब लिखने का मैं बताऊंगा, वेट पहले समझ तो लो, पहले इधर लिखो, इधर
ये समझ में आया चारों? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 4 फ्लोर्स चढ़ने पड़ते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को, किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है उसे 4 फ्लोर्स चढ़ने पड़ेंगे। क्या हो गया? किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देखो, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 4 फ्लोर्स चढ़ने पड़ते हैं। राइट, आपको 4 फ्लोर्स चढ़ने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सबसे पहला फ्लोर ऑफर, उसके बाद आप बनाओगे, उसके बाद एंड फाइनली 4th फ्लोर होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। एक इवेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है 4 फ्लोर्स चढ़ने पड़ेंगे। ऑफर के साथ हम एक्सेप्टेंस मर्ज करेंगे। ऑफर सबसे पहले देख लेते क्या था हमारा, इच्छा प्लस पूछा। उसके ऊपर जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगा प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस के साथ जब कहना इसे पैसों की बात आ गई, पक्का? तो इसको हमको लेकिन सिर्फ पैसे नहीं देखने, हमको देखना है मैसेज। अगर प्रॉमिस के साथ मैसेज मिल जाएगा, मैसेज मतलब सर मनी, सर्विस, गुड्स एंड प्लीज, ये अकाउंट्स नहीं है तो हमें यहां गुड्स और एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, एक्चुअली देखा जाए गुड्स और एसेट में कोई फर्क है ही नहीं, सिवाय एक के, एसेट को मैं सेल्फ यूज करता हूं, गुड्स को मैं बेचता हूं। अगर इस कंप्यूटर को मैं यूज करने के लिए लाऊं तो एसेट हो गया, बेचने के लिए लाऊं तो गुड्स हो गया। यही फर्क करते हो ना। हम लॉ में भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सब एक ही बराबर है। राइट, वी आर बेटर देन अकाउंट्स। क्या भेदभाव करना है इतना, गुड्स अलग एसेट अलग, फालतू हमारा ट्रीटमेंट बढ़ाना है, बराबर ना? सो अगर आपके प्रॉमिस के साथ मैसेज आ जाए तो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट पे अगर हम कोर्ट का इंटरफेरेंस देख लें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। और इसी कोर्ट के इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये जो मैसेज मैंने आपको बोला ना, इस मैसेज को बोला जाता है कंसीडरेशन। यानी हमने ये 6 कॉन्सेप्ट यहां पे देखे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ऑफर क्या होता है, इच्छा प्लस पूछा।
ऑफर को जब हाँ बोल दे क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस साथ मैसेज मिल जाए क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाए तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? ये स्टेप समझ में आए सबको? श्योर? आइए फिर इनको एक एक करके अब अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके चले। इनका लीगल कंटेंट देखें। कॉन्सेप्ट 6 के 6 समझ में आए क्या हमें? सबसे पहले उसके बिना हम इसका कंटेंट नहीं समझ पाएंगे। श्योर? आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले आप लोग बुक पे आइए जहां पे आपका चैप्टर चालू हो रहा है, राइट, यूनिट 1। वहां पे आप छोटा सा ये सीडी बना लीजिए। वहां पे स्पेस नहीं दिख रही तो स्टिकी नोट बना के चिपका लीजिए, हालांकि वहां पे बहुत सारी स्पेस है। देखो आप बुक देखोगे पेजेस टर्न करके सफिशिएंट एम्पल वाइट स्पेस छोड़ा है मैंने आपके रनिंग नोट्स के लिए, एग्जांपल्स लिखने के लिए। सो आपको इसी में लिखना है, नोटबुक नहीं बनाना है उसके लिए। चलिए डिस्कशन पे। तुम लोगों को थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एग्जाम 3 घंटे का ही होगा तुम्हारा। चलो वॉल्यूम 1 सबको मिल गए, तुम लोग को थ्योरी बुक सबको मिल गई है ना, कंटेंट बुक, ठीक है। इस वीक पे तुमको क्वेश्चन आंसर्स की बुक भी मिल जाएगी। आइए हम ऑफर से शुरुआत करते हैं। ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल भी होता है। ऑफर का मतलब क्या, ध्यान से समझना। व्हेन वन पर्सन, सब देखेंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं, सब स्क्रीन पे देखेंगे। व्हेन वन पर्सन, माही भाई, सिग्निफाइज टू अनदर। सिग्निफाई का मतलब होता है टू कम्युनिकेट, टू स्टेट, टू मेंशन, टू से,
इन शॉर्ट बोलूं तो एक पर्सन जब अपनी बात बोले दैट इज सिग्निफाई। चाहे मैं लिख के बताऊं, चाहे मैं बोल के बताऊं, चाहे प्रेजेंट करके बताऊं, सिग्निफाई मतलब अपना मैसेज दूसरे को बताना, राइट। सो व्हेन वन पर्सन माई भाई सिग्निफाइज टू अनदर, कैन आई से इस सिग्निफाई का मतलब हो गया जो हमने इच्छा प्लस पूछा में पूछा देखा था, his willingness to do, his willingness to do, willingness मतलब इच्छा, राइट। तुम लोग दिख रहा है कि कलर चेंज करूं? पीछे दिख रहा है? थोड़ा सा डार्क कर ही लेते, राइट। सो when one person signifies to another his willingness to do, इच्छा पूछा। सर किस मैं जितना पढ़ रहा हूं अभी तुम्हें भी उतना ही पढ़ना है, जो एरिया मैं नहीं पढ़ रहा हूं तुम्हें भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं किस इंटेंशन से पूछ रहा था? बेचने के लिए। तो कहना ही से मैं बेचने के लिए मैं चाहता कि सामने वाला उस पर अपना जवाब दे कि उसे खरीदना है कि नहीं, पक्का। कहना ही से मेरी इच्छा प्लस मैंने पूछा विथ द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट का मतलब होता है आंसर, कंसेंट, ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन। वन पर्सन माई भाई सिग्निफाइज टू अनदर, चिकू भैया, ही इज विलिंगनेस टू डू, मेरी इच्छा। क्यों पूछ रहा हूं? ताकि सामने वाला उस पर अपना जवाब दे, मुझे जो काम करने का इच्छा उसके लिए वो रेडी है कि नहीं, पक्का। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग विथ द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट और आंसर ऑफ दैट अदर पर्सन इज नोन एज ऑफर, पक्का। कोई कंफ्यूजन है इसमें? एक बार मैं जितना एरिया मार्क कर रहा हूं ना सिर्फ उतना ही रीड करोगे, ठीक है। When one person signifies to another his willingness to do with a view to obtain assent of that other is known as offer. Simply बोले तो इच्छा प्लस पूछा, पक्का। अभी यहाँ पे बीच में हमने कुछ लाइंस छोड़े हैं, राइट। सिर्फ वो लाइन रीड करो ना, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और एब्सटेनेंस, कहना ही से ये जो बात कर रहा है उसी की बात ये कर रहा है। ये एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का मतलब क्या होता है? एब्सटेन का मीनिंग बताएगा कोई? रेजिस्ट, वेरी गुड। एब्सटेन का मतलब रोकना। मैं ऐसा बोलूं, माई इंटेंशन टू डू समथिंग और स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग। माही भाई ने चिकू भैया को क्या बोला? माही भाई ने चिकू भैया को क्या बोला था कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड? करेक्ट, यही बोला था ना। उसके जगह कहने से माही भाई ऐसा भी तो बोल सकते हैं, इधर माही भाई है, इधर चिकू भैया है, ये बोल सकते हैं ना, आई वॉन्ट दैट यू डू नॉट प्ले IPL 2024, आर यू इंटरेस्टेड? अगर ये यस बोलेंगे, ये बोलेंगे मैं तुझे 25 लाख रुपए दूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरे को पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं खेलना। इसका मतलब ये नहीं है कि टीम में सेलेक्ट हो गए, ग्राउंड पे जाके आउट हो जा रहे हो, ऐसा नहीं। तुमको IPL खेलना ही नहीं है, सीजन आउट होना है, चलेगा क्या ऐसा? क्यों नहीं चलेगा? क्या प्रॉब्लम है इसको चलने में? मुझे आप पैसे दे रहे हो कि मुझे नहीं खेलना। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये क्या नाम है तुम्हारा? मोक्षिल। ये आजकल तुम्हारे जनरेशन के नाम इतने डिफरेंट आ गए हैं ना। ये मोक्षिल बहुत अच्छे से लॉ पढ़ लिया है ना। ये मेरे को पता चला अगले दिन ये सामने वाले बिल्डिंग में लॉ पढ़ाने लग गया। अब बताओ मेरा क्या होगा? कहना ही से अब मैं इसको बोल सकता हूं कि एक काम कर, 10 लाख रुपए ले ले, लॉ मत पढ़ा।
चलेगा ना, नॉन ट्रेड एग्रीमेंट्स बोलते हैं इसे, राइट। आई डोंट नो आपने उसी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वेलकम टू सीए, राइट। कर सकते हैं ना ऐसा, कहना इसे एकदम सिंपली बोलूं तो कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है, पक्का। या तो कुछ करने के पैसे मिलेंगे या कुछ नहीं करने के पैसे मिलेंगे, मतलब मुझे तो चाहिए ऐसा, कोई ऐसा मुझे ऑफर दे, कुछ नहीं करने के पैसे मिले, राइट। सो माई इंटेंशन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इज नोन एज ऑफर, पक्का। चलो तो फिर एक बार पूरा डेफिनेशन रीड करते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ ए व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर इज नोन एज ऑफर, पक्का। कोई कंफ्यूजन है इसमें? जो पर्सन ऑफर दे रहा होता है उसे ऑफरर बोलते, इसको करेक्ट कर लेंगे, यहां स्पेस नहीं आएगा, दिस वुड बी ऑफरर। जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है उसे हम ऑफरी बोलते हैं। हमारे एग्जाम्पल में, ये मास्टर एग्जाम्पल में ऑफरर कौन होगा बताओ, और ऑफरी, पक्का। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो यहां पे मैंने एक चार्ट भी बनाया समराइज वे में। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग विथ ए व्यू टू ऑब्टेन आंसर और एसेंट इज नोन एज ऑफर, पक्का। चलो फिर यहां पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। राइट, ये बन गया हमारा ऑफर। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस बन गया। ऑफर के लिए जब हाँ बोलोगे वो प्रॉमिस बन जाएगा, राइट। अरे ये नहीं लिखे अभी तक, चलें आगे। देखो अभी ना यहाँ पे लॉ ने ये भी बोला है कि हाँ बोलना किसे बोलते हैं, है ना। मतलब इतना डिफिकल्ट चीज़ है, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, है ना। ट्राई करते हैं हम समझने का। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, मतलब जिसको हमने ऑफर दिया ना, जब वो अपना एसेंट दे दे, इसको बोलेंगे कि हाँ बोल दिया उसने, राइट। डिफिकल्ट है आई नो। हाँ बोलना मतलब सामने वाला यस बोल दे, सामने वाला अपना एसेंट दे दे, राइट। और जब सामने वाला हमारे ऑफर पे अपना एसेंट दे देगा तो क्या बन जाएगा, हमारे ऑफर पे जब सामने वाला अपना एसेंट दे दे क्या बनेगा, प्रॉमिस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, पक्का। कोई कंफ्यूजन? श्योर, चल सकते हैं आगे। सो कहना इसे अग्रीमेंट बनने का भी फर्स्ट स्टेज ऑफर होगा। अरे थर्ड फ्लोर है ना अग्रीमेंट, तो थर्ड फ्लोर के लिए फर्स्ट तो क्रॉस करके आओगे ना। कहना इसे प्रॉमिस बनने के लिए फर्स्ट फ्लोर ऑफर होगा, श्योर। चलो तो फिर प्रॉमिस के साथ जब कंसीडरेशन यानी कि मैसेज जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। एक बात बताओ ना मुझे, हमारे एग्जाम्पल में
कैन आई से ये बाइक देने की प्रॉमिस कर रहे थे, ये पैसे देने की प्रॉमिस कर रहे थे, पक्का? तो कहना इसे यही इनकी प्रॉमिस थी और यही इनका मैसेज भी था। श्योर? तो जब हमारा प्रॉमिस मैसेज बनेगा देन इट विल बी नोन एज अग्रीमेंट। श्योर? सर इन्होंने, माई भाई ने मैसेज का जी दिया, इन्होंने मैसेज का एम दिया, पक्का? सिर्फ मैसेज आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। समझो, मैं अगर आपको बोलूं, राइट, आई वॉन्ट दैट टुडे आफ्टर लेक्चर, राइट, आई वॉन्ट टुडे आफ्टर लेक्चर आई टेक यू ऑल आउट फॉर हैविंग सम वड़ा पाव, आर यू इंटरेस्टेड? पक्का? ऑफर बना, प्रॉमिस बना, क्या ये अग्रीमेंट बना? मैंने आपको मैसेज का जी दिया, आपने मुझे क्या दिया? सर दिया ना, हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगी, राइट, है ना? ये मोक्ष बोलेगा सर हमारे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, राइट? क्या ये रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप मैसेज में आ रहा है? इसीलिए हमें सिर्फ क्या चेक करना है? मैसेज। सर मैसेज के अलावा कुछ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक और सोशल नेचर, राइट? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड सोशल नेचर। कि आपका रिलेशन स्ट्रांग होने के लिए अग्रीमेंट है, आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होने के लिए अग्रीमेंट है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, एक सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ सकता, राइट? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको मेन अग्रीमेंट बनना पड़ेगा, मेन अग्रीमेंट के लिए आपको मैसेज चाहिए, पक्का? अच्छा, मैसेज हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में मैसेज नहीं लिखना है, राइट? ताकि हम कंफ्यूज ही ना हो, इस तरह का चीज ही ना है कि सर आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा, आपका गुडविल बढ़ जाएगा, ये सब चीजें हमारा कंसिडरेशन नहीं होता। कंसिडरेशन में सिर्फ क्या आता है? मैसेज, मनी, सर्विस, गुड्स, पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? एंड एन एग्रीमेंट व्हेन इट वुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ वुड बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो फिर क्विकली एक बार बुक पे आओ सब लोग वापस। आई वॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेके एनफोर्सेबल बाय लॉ तक, यहां तक कंप्लीट, मैंने जैसे आपको बताया था कि लॉ की पूरी एक राउंड ऑफ रीडिंग हम क्लास में खत्म करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट। कुछ टॉपिक ऐसे होगा कि पहले मैं समझाऊंगा जैसे अभी समझाया, फिर आपको रीड करने को दूंगा, एंड कुछ टॉपिक में हम रिवर्स करेंगे, राइट? सो लीव दैट टू माई जजमेंट। आप लॉ पहली बार पढ़ रहे हो, मैं नहीं, राइट? सो डोंट कंपेयर कि सर इसमें आपने पहले क्यों पढ़ाया। अरे तुम्हें क्या करना, तुम पढ़ो ना, राइट? वॉट एवर विल डू विल बी द बेस्ट, विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स, करेक्ट? चलो, सो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक कंप्लीट एक राउंड ऑफ रीडिंग करे हुए आप लोग क्विकली, उसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक यू।
बुक्स मिल गई है ना सबको? किसी को नहीं मिली है तो कलेक्ट कर लो अभी। डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 4 फ्लोर चढ़ने हमको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, राइट। इन 4 फ्लोर को चढ़ते समय हमें कुछ सपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। सब ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे। कितनी उंगलियां हैं? कोई ऋतिक रोशन है क्लास में? सबके 10 है? वेरी गुड। हमें 10 सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। सर ये ऐसे क्यों? हमें हर फिंगर पे एक सपोर्ट याद होना चाहिए, राइट। ये भूलना आप एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 नंबर के लिए भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर के लिए भी 10 पॉइंट, 10 नंबर के लिए भी 10 पॉइंट। सर गलती से 1 नंबर के लिए पूछा तो भी 10 पॉइंट, राइट। ये भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। आपको हर फिंगर पे अपने अपने हिसाब से एक एलिमेंट याद होना चाहिए, राइट। सब बुक पे आएंगे, सब बुक पे आएंगे। जो 10 सपोर्ट की मैंने बात की, जो हमें 4 सीढ़ियों में चढ़ते समय लगते हैं, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ये जो हम 4 सीढ़ियां चढ़ रहे थे, राइट, कोई एलिमेंट हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे कनेक्ट हो जाए, कोई शायद सेकंड पे, कोई थर्ड पे, कोई फोर्थ पे, पर 10 कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, पक्का। हमें कितने एलिमेंट चाहिए? 10। कितनी फिंगर से हाथ में? एंड मजे की बात, इसका सेक्शन नंबर भी 10 है, राइट। इजीली याद रहेगा हमें ये सेक्शन नंबर। हमें ज्यादा सेक्शंस याद नहीं करने फाउंडेशन में, इंटर में जाके हम सेक्शंस याद करते हैं। इंटर में सारे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, राइट। इंटर में अराउंड यू विल बी लर्निंग समवेयर अराउंड 180 सेक्शंस। डोंट वरी, आसानी से याद होता है। सेक्शंस याद करने के लिए सही ट्रिक चाहिए, राइट। वो पहले वाले ट्रिक्स काम नहीं आते जो पेरेंट्स बताते होंगे ना, सुबह उठ के 5 बजे पढ़ो, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, याद होगा। कुछ नहीं। चलो, सेक्शंस याद करने के लिए सही ट्रिक चाहिए। आइए, सो सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बुक पे आएंगे सब। मैं इस पर डिस्कशन चालू करूं उसके पहले देखो एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, 10 एलिमेंट्स है उसमें, राइट। सबको 10 एलिमेंट रीड करने और हर फिंगर पे अपने अपने एक एलिमेंट बैठा लेना है। जो तुम्हें इजी वाला लगे उसको पहले 5 पे बैठाओ, बाकी को बाकी 5 पे बैठाओ। हर फिंगर पे आपको मैं एक बार रीड करा देता हूं सारे एलिमेंट। सबसे पहले प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। जो मैंने मार्क किया है उन वर्ड से आप इन्हें याद रख सकते हो, जो अनमार्क्ड है उन्हें स्किप कर सकते हो। मतलब जैसे सिर्फ ऑब्जेक्ट याद रखोगे तो चलेगा, पॉसिबिलिटी याद रखोगे चलेगा, कैपेसिटी याद रखोगे चलेगा।
डन, राइट। चलो हम एक एक करके डिस्कस करना चालू करते हैं, धीरे धीरे हमारे सारे फिंगर्स पे सेट बैठ जाएंगे, राइट। चलो सो फिर पहला एलिमेंट डिस्कस करना चालू करते हैं, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, राइट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर होने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, दो पार्टीज होने चाहिए। सोचो वरना मैं कैसे लगूंगा, मेरी इच्छा, मैंने मुझसे ही पूछा कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड, कैसा लगूंगा सोचो। सो दो पार्टीज होने चाहिए, पहले को हम बोलते हैं ऑफरर, दूसरे को बोलते हैं ऑफरी। तो प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस हमारा पहला एलिमेंट है। ये एलिमेंट कब सेटिस्फाई होगा, व्हेन देयर वुड बी टू पार्टीज, पक्का। फिर हम यूनिट 2 में रीड करेंगे कि ऑफर से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, ऑफर के कुछ रूल्स होते हैं एंड एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं, पक्का। जब आपने ऑफर प्रॉपरली विद दीज रूल्स किया है एंड एक्सेप्टेंस भी प्रॉपरली विद दीज रूल्स किया है, तो क्या माना जाएगा, आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर है, पक्का। तो फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर कब होगा, सर दो चीजें होंगी तब, पहला दो पार्टीज हैं, सेकंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के जो रूल्स है उन्हें आपने सेटिस्फाई किया है, पक्का। जब ये रूल्स को फॉलो करते हुए ऑफर करोगे, ऑफर प्रॉपर हो जाएगी, इन रूल्स को फॉलो करते हुए एक्सेप्टेंस करोगे, एक्सेप्टेंस प्रॉपर हो जाएगी, श्योर, पक्का। आइए फिर बुक में प्लीज ये पॉइंट्स रीड करेंगे। यहां पे ये पॉइंट आपका एडिशनल दिया हुआ है, ये आगे के एलिमेंट्स की बात करता है। इस पॉइंट को आप यहां से स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो सबसे अर्ली स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज offer and followed by acceptance. When one party called offerer makes a proposal to another party called offeree and the offeree accepts it in entirety and without any qualification, तो हमारी जर्नी आगे बढ़ती है। मैंने जो बोला इच्छा प्लस पूछा, सामने वाले को पूरी बात के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस कभी भी विथ क्वालिफिकेशन। अच्छा, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कंडीशन, राइट। ये बात अब जर्नी में याद रखना, क्वालिफिकेशन का मतलब कंडीशन। चलो, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, अनदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट, करेक्ट। चलिए तो एक बार आप लोग ये तीनों पॉइंट रीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमें कैसे रिलेशनशिप बनानी है, लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। सबसे पहला, आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ऑब्लिगेशन मतलब ऐसी चीजें जो आपको करनी है, जो आपको परफॉर्म करना है। लाइक एमएसडी को बाइक देनी थी, उसका ऑब्लिगेशन था। विराट कोहली को पैसे देने थे, उसका ऑब्लिगेशन था, राइट। एंड इसी के साथ में आपका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए।
कि अगर आपने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो हम क्या करेंगे, अगर आपने बाइक नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। जब ये दो चीजें, मैं बोलूं चल ठीक है बाइक नहीं दिया कोई बात नहीं, चल पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, तो इन दैट सिचुएशन देयर वुड नॉट बी एनी लीगल रिलेशन। पक्का? वाई? बिकॉज देयर इज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सो आपके लीगल ऑब्लिगेशन शुड बी अटैच्ड विथ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन नहीं है तो आपका एग्रीमेंट बन जाएगा ऑफ डोमेस्टिक और सोशल नेचर। पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो एक बार बुक पे आएंगे, ये तीनों पॉइंट जो दिए हुए इंटेंशन बिना केस लॉ के ऊपर तक के तीनों पॉइंट एक बार रीड करेंगे, फिर मैं आपको केस लॉ एक्सप्लेन करता हूं। डन? कोई कंफ्यूजन आई डोंट थिंक यहाँ पे होना चाहिए। है किसी को तो बोलो। यस। ऑब्लिगेशन मतलब ऐसी लीगल एक्टिविटीज जो आपको उस एग्रीमेंट के अंडर करनी है। एमएसडी को बाइक देनी, विराट कोहली को पैसे देने। और कॉन्सिक्वेंसेज मतलब अगर आपने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो हम कुछ एक्शन लेंगे क्या, राइट? जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको वड़ा पाव खिलाऊंगा, राइट? अब अगर मैं आपको नहीं खिलाता हूं, क्या आप मेरे ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो? तो हमने कैसा एग्रीमेंट बनाया? सोशल नेचर का। पक्का? देखो यहां पे एक केस लॉ है। केस लॉ मतलब रियल लाइफ में हुई हुई चीज। जो रियल में केस लॉ का मतलब आपको बताया था कोर्ट का डिसीजन, याद है? सबसेट्स ऑफ लॉ पढ़ा था हमने। सो क्या हुआ था? बेल्फो वर्सेस बेल्फो। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर केस किया था, राइट? तो हुआ क्या था? हस्बैंड ने वाइफ को बोला मुझे फॉरेन जाना है। वाइफ ने बोला नहीं जाना है, राइट? हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज जाने दो, वाइफ ने फिर भी बोला नहीं जाना है। हस्बैंड बोला चल ठीक है मेरे को जाने दो, एवरी मंथ आई विल सेंड सम मनी फ्रॉम देयर टू यू। वाइफ ने बोला ठीक है जाओ, राइट? अब हस्बैंड चला गया फॉरेन जाने के बाद उसने पैसे नहीं भेजे वाइफ को, एंड वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब मुझे बताओ क्या कोर्ट इस केस में वाइफ की हेल्प करेगा? क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर हो गया। आपके यहाँ पे कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं थे, लीगल एक्शन नहीं थे, सॉरी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थे। हस्बैंड तो वाइफ को पैसे दे रहा है, रिटर्न वाइफ हस्बैंड को कोई मैसेज नहीं दे रही है। पक्का? तो यहाँ पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पक्का? एकदम लॉजिकली समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मतलब तुम राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। श्योर? अभी तक जितना पढ़े क्या कंटेम्पलेट मतलब फॉलो नहीं करना, राइट? अभी तक जितना पढ़े लॉ टफ लग रहा है? एकदम इजी है लॉ, वो क्या बस हवा बना हुआ है कि लॉ टफ है, राइट? हाँ टफ कब लगता है? जब हम लॉ को लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे और एग्जाम देने जाएंगे बहुत टफ है रे बाबा लॉ। अगर पढ़ लिए फिर लिखने की प्रैक्टिस कर लिए फिर लॉ बहुत इजी है, राइट? जब हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर लेंगे तब मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस दूंगा। एवरी डे यू विल बी अवॉर्डेड सम होमवर्क, मैंडेटरीली करके लाना है, इट्स फिक्स करके लाना ही पड़ेगा। जो होमवर्क करके नहीं लाएगा वो क्लास में एंटर नहीं करेगा, राइट? अगेन ये कंडीशन कब है? अगर पास होना हो तो। एंड आई होप सबका गोल यहां आने का वही है, बराबर? तो पास होना है तो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर सीए में लोग गाइडलाइन फॉलो करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब टाइम पास वाला क्राउड सीए में आता ही नहीं, बीकॉम की क्लासेस तो है नहीं ये, करेक्ट? कि होमवर्क किए तो किए, नहीं तो नहीं किए। सबका इंटेंशन यहाँ आने का फाउंडेशन क्वालिफाई करने का ही है। स्पेशली जो सितंबर अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो, राइट? उनको तो डे 1 से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलो, सो ये केस लॉ सबको समझ में आया? एक बार रीड करें इसको। A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover it as it was social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? सूड मतलब केस फाइल करना। Sue means to file legal action.
जो हम बोलते हैं ना केस फाइल कर दूंगा कोर्ट में, उसका मतलब होता है सू करना। और फिर एक वर्ड मिलेगा आपको कई जगह, सूट, राइट। सूट मतलब केस, सू मतलब केस फाइल करना, जो फाइल हो गया उस केस को सूट बोलेंगे। सी पूरे जर्नी में ना कई बार ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे, राइट, बिकॉज वोकेबलरी सबकी अलग होती है, राइट। सो कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस प्रैक्टिस कि अगर कोई वर्ड, जैसे मेरे को लग सकता, हो सकता है कि मुझे लगे बहुत बेसिक वर्ड है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे उन्होंने कंटेम्पलेट का मीनिंग पूछा, इन्होंने सू का मीनिंग पूछा, राइट। आपको अगर कोई वर्ड का मीनिंग पर्टिकुलर नहीं पता है, डेफिनेटली बिना एनी हेजिटेशन पूछो, राइट। बहुत बार ऐसे होगा मैं कुछ वर्ड के मीनिंग आपको बताऊंगा जो आपको पहले से आते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको कौन से वर्ड्स के मीनिंग लिखने चाहिए, ध्यान से सुनना। मेरे बताने से पहले अगर आपको उसका मीनिंग पता था तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मेरे बताने के बाद पता चल रहा है तो ये नहीं सोचना है मेरे माइंड में रह जाएगा एग्जाम तक, उसको लिखना है, राइट। चलिए, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, कोई कंफ्यूजन? पहला क्या था? प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए? दो पार्टी होने चाहिए, ऑफर के रूल्स, एक्सेप्टेंस के रूल्स। लीगल रिलेशन के लिए क्या चाहिए हमें? लीगल ऑब्लिगेशंस और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। वेरी गुड, आगे चले। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू। सर ये क्या बोल दिए? तो अपने बुक के एकदम लास्ट में आ जाओ, एक व्हाइट पेज है वहां, राइट। इस व्हाइट पेज में हमें एक समरी बनानी, मैं बताऊंगा वैसे बनानी, रुक जाओ। हमें पूरे सिलेबस में इस तरह के कई वर्ड्स मिलेंगे जो हमें सुन के ग्रीक फ्रेंच जैसे लगेंगे, पर इन्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इन्हें लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, लिखोगे तो शायद इसका 0.5 मिले, नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कटेगा इसका। ये 3 वर्ड्स अगर एग्जाम में नहीं लिखे, क्विड प्रो क्यू, 1 नंबर कट जाएगा। लिखोगे तो शायद कोई एडिशनल मार्क्स ना भी मिले या 0.5 एडिशनल मिले। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंटेंट मेंशन करने के मार्क्स कम होते हैं, मेंशन नहीं करने के मार्क्स ज्यादा कटते हैं, राइट। सो यहां पर हम ऐसी एक समरी बनाएंगे जहां पर हम इस तरह के जितने भी वर्ड्स हमारे सिलेबस में आएंगे ना, इन सब का एक जगह पे समरी रहेगा हमें, ताकि हम एग्जाम के एक दिन पहले फटाक से उसे रिवाइज कर सके किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है और किस टॉपिक में हमें इसे यूज करना है, राइट। क्विड प्रो क्यू, तो ये समरी कैसे बनाओगे देख लो। सीरियल नंबर, वर्ड, मीनिंग, टॉपिक, चैप्टर, पेज। जैसे सीरियल नंबर 1, क्विड प्रो क्यू, मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। मैं समझाऊंगा मीनिंग, अभी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा कंसिडरेशन, चैप्टर है 1, पेज नंबर कोई बताएगा? पेज नंबर 7। चलो, अच्छा, अभी ये वर्ड हो सकता है जो चैप्टर नंबर और पेज नंबर लिखोगे ना, उसको जैसे तुमने ये लाइन बनाया ना, एकदम कॉर्नर पे लिखना है इसके, बिकॉज हो सकता है अभी ये चैप्टर 2 में भी आ जाए तो हम कॉमा करके 2 लिखेंगे, हो सकता है 7 में भी आ जाए हम कॉमा करके 7 लिखेंगे, राइट। क्योंकि कुछ वर्ड्स मल्टीपल चैप्टर्स पे आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये फिर इस तरह का जो ग्रीक फ्रेंच वर्ड हमें मिल रहा है, मोस्टली सारे जो वर्ड्स है वो लैटिन है, राइट। लैटिन मैक्सिम्स है ये सारे वर्ड्स। सो कुछ इटालियन है बट बाकी मोस्टली लैटिन है। सो हमें पता रहे कि हमें किस किस जगह पे इस वर्ड को यूज करना है, किस किस चैप्टर में हमें यूज करना है, राइट। क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न।
डन। आइए इसका मीनिंग समझते हैं। क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इफ यू गेट समथिंग यू मस्ट ऑल्सो रिटर्न समथिंग। आपने कभी सुना है कि किसी एक्टर ने, कुछ सोशल मूवीज आती है, एक्टर ने सिर्फ 1 रुपए में काम किया, 100 रुपीज में काम किया, या किसी पर्सन के ऊपर बायोग्राफी बन रही है, उसने अपनी स्टोरी बताने का सिर्फ 1 रुपए लिया या 100 रुपीज लिया। ऐसा कई बार होते रहता है, राइट? सर ऐसा क्यों होता है? मतलब जो 1 रुपए ले रहा है वो फ्री में भी तो कर सकता है, 1 रुपए क्यों ले रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अच्छा अब मेरी बात समझो, अगर लेट्स से एक मूवी आई, राइट, एक्टर ने उसमें सिर्फ 1 रुपए लिया, राइट, क्या उसने मेहनत 1 रुपए जितनी की होगी क्या? पक्का उसने कहना ही से एक्टर प्रोड्यूसर्स को मैसेज का एस दे रहा है, प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को मनी मैसेज का एम दे रहे हैं। क्या सर्विस जो दे रहा है वो 1 रुपए के बराबर दे रहा है? कुछ मनी तो 1 रुपए ही ले रहा है, राइट? सो तो फिर ये वैलिड कैसे हुआ? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए मैसेज चाहिए, यानी कि कंसिडरेशन चाहिए, राइट? हम जब इस सीढ़ियों पे खड़े तो हमें प्रॉमिस से अग्रीमेंट जाने के लिए मैसेज चाहिए। मैसेज में क्या चाहिए? मनी, सर्विस, गुड्स। एंड मैसेज कितना चाहिए? समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ तो होना चाहिए रिटर्न में, राइट? एडिक्वेसी रिक्वायर्ड नहीं है। मैं मेहनत लेट्स से 10 लाख के बराबर कर रहा हूं, बदले में सिर्फ 10 रुपए ले रहा हूं, परफेक्टली वैलिड। मेरा 10 करोड़ का घर है, मैं 1 लाख में बेच रहा हूं, परफेक्टली वैलिड, राइट? सो समथिंग इन रिटर्न चाहिए आपको, एडिक्वेसी इन रिटर्न नहीं चाहिए, राइट? आपको रिटर्न में एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यू नीड समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। जैसे कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो गिफ्ट करेगा ₹500 टू बी, एंड बाद में वो माइंड चेंज कर लिया। जैसे मैंने आपको बोला वड़ा पाव खाने ले जाऊंगा, वड़ा पाव खिलाने ले जाऊंगा, सॉरी, बाद में मैंने माइंड चेंज कर लिया। क्या आप मेरे ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो? वाई? बिकॉज यू हैव नॉट गिवन मी एनीथिंग इन रिटर्न। पक्का? इसके बदला अगर आप वड़ा पाव के लिए मुझे 1-1 रुपए दे रहे हो तो अब आप मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो, क्योंकि हमारे बीच में जो परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैंने आपको वड़ा पाव देने की बात की, आपने मुझे 1 रुपए देने की बात की। अच्छा अब आपने वड़ा पाव खा लिया, बाकी सब ने पैसे दिए, मोक्षिल ने पैसे नहीं दिए, क्या मैं इसके ऊपर एक्शन ले सकता हूं? वाई? बिकॉज यहां पे समथिंग इन रिटर्न था, तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था। पक्का? अच्छा जब मैं एक एलिमेंट समझा रहा हूं तब एज्यूम करेंगे बाकी सारे सेटिस्फाई हो रहे होंगे, वरना क्या होगा, हम कोई सब कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, हमारा माइंड उसमें रहेगा। सर कंसिडरेशन तो हो गया, रिलेशन नहीं हुआ तो, प्रॉपर ऑफर नहीं हुआ तो, कैपेसिटी नहीं हुआ तो, राइट? जब एक एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं हमको एज्यूम करना है बाकी सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? श्योर? आइए फिर बुक में, द बेनिफिट ऑफ वन पार्टी मस्ट बी डेट्रीमेंट ऑफ अदर पार्टी। देखो कहना ही से विराट कोहली का बेनिफिट है बाइक, एमएसडी का लॉस है बाइक। विराट कोहली का लॉस है मनी, एमएसडी का बेनिफिट है वही मनी। एक को जो प्रॉफिट हो रहा है दूसरे का वो लॉस है, एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज कंसिडरेशन। पक्का? सो कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यू, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या रखा था कि कंसिडरेशन में क्या क्या आना चाहिए? मैसेज, मनी, सर्विस, गुड्स। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तीनों एलिमेंट में कोई कंफ्यूजन? श्योर? क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? कोई कुछ पूछ रहा है पीछे? डाउट है? चलो फिर क्विकली एक बार आप लोग लॉफुल कंसिडरेशन रीड कर लीजिए। वैसे तो हमने पूरा रीड किया, बट स्टिल हर चीज़ को मैं आपको एक बार वापस रीड कराऊंगा ताकि एक राउंड और आपका यहीं पे कंप्लीट हो। एंड आपको मालूम है उसके बाद आपको सेम डे जाके रीड करना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्रेटेजी बताई थी कैसे पढ़ना है, नहीं बताई थी? T+2 बताया था ना? हाँ, सेम डे। अभी एक राउंड तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद एक राउंड रीड कर रहे हैं, फिर आपको सेम डे जाके रीड करना है, फिर T+2 डेज पे करना है। चलिए लॉफुल कंसिडरेशन क्विकली रीड करेंगे।
क्या मतलब ओनली, मेयर का मतलब ओनली, कि खाली प्रॉमिस, ओनली प्रॉमिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब इसके बाद, सब्सिक्वेंटली मतलब देयर आफ्टर, कि पहले मैंने बोला मैं आपको वड़ा पाव खिलाऊंगा, बाद में मैंने माइंड चेंज कर लिया। चले आगे, चलिए लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आपका सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में बाइक का सेल करना, सो बाइक को सेल करना वॉज हमारा सब्जेक्ट मैटर ना, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल, राइट। अभी समझो, अच्छा ये सारे एलिमेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, इन सब को हम डिटेल में, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं। आप एक बार इंडेक्स पे आओ, कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट्स के एक बार आप नाम रीड करो अपने मन में। यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, कहना इसी सारे एलिमेंट्स के ही तो नाम है। हम हर एलिमेंट जो पढ़ रहे हैं आगे जाके इसे हमें डिटेल में देखना है। तो बेसिकली यूनिट 1 में हम सिर्फ एक बेस बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, राइट। हमारा बेस जितना स्ट्रांग होगा बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग खड़ी होगी, करेक्ट। चलिए, सो लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसको हम डिटेल में वैसे तो यूनिट 6 में पढ़ेंगे, राइट। बट अभी देखो, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी लॉफुल। अभी लॉफुल कब होगा, व्हेन इट इज नॉट इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर ये क्या क्या होता है, ध्यान से समझना। शिरडी गए हो कोई कभी, तो ये लेट्स से ये पूरी शिरडी सिटी है, ठीक है। इसके बीच में ये इतना सा एरिया है जिसको साई नगरी बोलते हैं, जिधर मंदिर है, राइट, और मंदिर के नियर बाई सराउंडिंग एरिया। सो यहां पे ये जो एरिया है ना साई नगरी, इस पे आपको नॉनवेज का शॉप खोलना अलाउड नहीं है, राइट। इनफैक्ट उस एरिया में डोमिनोज वगैरह ने स्पेसिफिक प्योर वेज आउटलेट्स खोले, राइट। अब अगर यहां पे अगर कोई नॉनवेज का शॉप खोले, दैट वुड बी इलीगल, ठीक है। अब समझो, अगर कोई गए होगे, जो शिरडी गए उनको मालूम होगा, इसके ठीक सामने यहां पे रोड जाती है मंदिर के गेट पे, एकदम गेट पे ही मेन रोड है, उस रोड के सामने भी बहुत सारी शॉप्स है। अगर यहां पे कोई नॉनवेज का शॉप खोले, दिस इज परफेक्टली लीगल। इस राउंड सर्कल में मना है ना खोलना, पर अब समझो राउंड सर्कल में हमने मना किया, आपने गेट के ठीक सामने आपने शॉप खोल दी, दिस इज कंसिडर्ड एज इमोरल, दिस वुड बी योर इमोरल। क्लियर है। अब सर ये जज कैसे करे व्हाट इज इमोरल, बिकॉज व्हाट माइट बी मॉरली राइट फॉर मी माइट बी मॉरली रॉन्ग फॉर यू, एंड वाइज वर्सा, दैट व्हाट इज मॉरली राइट फॉर यू माइट बी मॉरली रॉन्ग फॉर मी। तो सर कैसे डिसाइड करे, कोर्ट विल डिसाइड। मुझे लगता है कोई चीज मॉरली गलत हो रही है, मेरा ऑब्जेक्ट लॉ, तो अगर मुझे लग रहा है कि मॉरली गलत हो रही है कोई चीज, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि यह चीज इमोरल है या नहीं है। कोर्ट इज बेस्ट पर्सन टू डिसाइड ना, कोर्ट मेरी बात सुनेगा, सामने वाले की बात सुनेगा, फिर डिसाइड करेगा। पक्का, कोई कंफ्यूजन, श्योर। देन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये एक लिस्ट दी हुई है ऑफ एक्टिविटीज जिन्हें करने से पब्लिक एट लार्ज का लॉस होगा, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इस लिस्ट में फॉल कर रहा है तो वो करना लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। पक्का। सो ऑब्जेक्ट लॉफुल कब होगा, व्हेन इट इज नॉट इलीगल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट। ये पूरी लिस्ट हम डिटेल में यूनिट 6 में देखेंगे।
डन। चले आगे। चलिए, कैपेसिटी ऑफ फ्री कंसेंट को बाद में लेते हैं, पहले छोटे छोटे पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सर अब ये क्या है? अगेन एक लिस्ट दी हुई है, जिस लिस्ट में कुछ एक्टिविटीज बताई हुई है और बोला भाई ये एक्टिविटीज करना नॉट अलाउड है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल सर कैसी एक्टिविटी यहां पे? एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, कि आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी को काम करने से नहीं रोक सकते, राइट? अब मुझे एक बात बताओ सर, तो ये लिस्ट और पहले वाली लिस्ट में क्या फर्क है? एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, अरे किसी को शादी करने से रोक, उससे क्या पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हो रहा है क्या? नहीं ना। तो ये अलग लिस्ट है, वो अलग लिस्ट है। वो कैसी लिस्ट है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें करने से पब्लिक का लॉस हो रहा है, राइट? उन आइटम्स को कहां डाला गया? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट? उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो लॉ ने स्पेसिफिकली बोल दिया ये करना अलाउड नहीं, उन्हें कहां डाला गया है? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। पक्का? श्योर? तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका सब्जेक्ट मैटर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होना चाहिए, राइट? अगर आपकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है जो इस लिस्ट में फॉल करती है तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। श्योर है? चल सकते हैं आगे। सो एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच इज डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल बाय द लॉ। एग्जांपल, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। चलिए, अब ये 3 छोटे पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम 2 पॉइंट्स हमने बीच में छोड़े बड़े उस पर जाएंगे। सॉरी। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपका कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला कि तू मेरे को 50,000 रुपीज दे। आई विल टेक यू आउट फॉर डिनर विथ राजेश खन्ना। क्या ये करना पॉसिबल है? पक्का? ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? सो वॉइड। ये कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड नहीं बनेगा। वाई? बिकॉज सर ये एलिमेंट पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अच्छा, पर इसके जगह अगर ए ने बी को बोला होता तू मेरे को 50,000 रुपीज दे, आई विल टेक यू आउट फॉर डिनर विथ शाहरुख खान। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्योंकि ये परफॉर्म करना पॉसिबल है। पक्का? ये परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए पॉसिबिलिटी वाला एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। श्योर? और हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 10 के 10 एलिमेंट सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, राइट? 4 फ्लोर चढ़ने हैं, 10 सपोर्ट लगेंगे उसके लिए। कोई भी एक सपोर्ट नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। श्योर? चलिए, कोई कंफ्यूजन इतने में? चले आगे। कोई कुछ बोल रहा है? सर्टेनिटी। द अग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन, इट शुड नॉट बी वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर। आपको सारे के सारे फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स क्लियरली बताने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। देखो एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड? बी ने बोला यस। ए ने बोला या तो 20 लाख में दूंगा या 25 लाख में दूंगा। सर यहां पे चीजें क्लियर नहीं है, चीजें सर्टेन नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आपके टर्म्स क्लियर होने चाहिए, आपके टर्म्स सर्टेन होने चाहिए। ए ने बी को बोला आई वॉन्ट 10 लीटर्स ऑफ ऑयल। बी ने बोला 1000 रुपए। मुझे बताओ क्या यहां पे चीजें क्लियर है? नहीं। कौन सा ऑयल? मैं मन में ऑलिव ऑयल सोच रहा हूं कि 1000 रुपए में ऑलिव ऑयल मिल रहा है।
सामने वाला मेरे को मस्टर्ड ऑयल पकड़ा दे रहा है, राइट? चीजें यहां पे क्लियर नहीं है, पक्का? हाँ, बट सामने वाला जो ये बी है, जो ऑयल सप्लाई करेगा, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही डील करता है और किसी ऑयल में डील नहीं करता। फिर मैंने उसको बोला आई वॉन्ट 10 लीटर्स ऑफ ऑयल, उसने बोला 1000 रुपीज। नाउ कैन आई से थिंग्स आर सर्टेन? क्योंकि अब सर्टेनिटी की जरूरत है ही नहीं, कौन सा ऑयल स्पेसिफाई करने की जरूरत है ही नहीं, पक्का? ये अपना मोक्षिल, सही है स्पेलिंग? नहीं, बड़ा यूनिक नाम है, मैं पहली बार सुना। ये मोक्षिल, ये फोन का डीलर है, राइट? सच में? अरे मैं मोक्षिल के पास गया, मैंने मोक्षिल को बोला मेरे को आईफोन चाहिए। इसने बोला सर 50,000। क्या चीज़ें यहाँ पे सर्टेन है? कौन सा आईफोन, कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट? फिर पता चला मैं 15 सोच रहा हूँ, ये मेरे को 10 पकड़ा रहा है, राइट? सो सारी चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, पक्का? अब समझो, मैंने बोला आईफोन, इसने बोला 50,000, राइट? मैंने इसको 50,000 रुपये दे दिए, ये मेरे को आईफोन 10 ला के दे रहा है। एम आई बाउंड टू एक्सेप्ट दैट फोन? नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, राइट? अब समझो, मैं वो फोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, राइट? सो क्या ये मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है फॉर दैट फोन? नहीं, पक्का? मैंने इसको पैसे जो दिए हैं, क्या मैं वो पैसे रिकवर कर पाऊंगा? नो, क्योंकि ध्यान रखना, एक्शन हमेशा सिर्फ और सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। मैंने इसे पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं बना। ये खुद से अगर शरीफ निकला, खुद से मुझे पैसे वापस कर दिया तो ठीक है, वरना मैं इलीगल तरीके से रिकवर कर लूँ वो अलग बात है। लीगली मैं कोर्ट में इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। वाई? 10 एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, एक सेटिस्फाई नहीं हुआ, पक्का? ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है हमें। अब रियल लाइफ में अगर सिचुएशन हुआ तो क्या होगा सर? ये तो गलत हो जाएगा ना यार इस तरह तो, राइट? ध्यान रखना, रियल लाइफ में कोई क्राइम करके कोई नहीं बचोगे। एक लॉ छोड़ेगा, दूसरा लॉ पकड़ेगा। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं अभी। ये लॉ ने बोला कि इस सिचुएशन में मैं मोक्षिल के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, पर दूसरे लॉज हैं जो मुझे पावर देते हैं कि मोक्षिल के ऊपर एक्शन ले सकूं, राइट? जैसे आईपीसी हमें पावर देता है इस सिचुएशन में मोक्षिल के ऊपर केस फाइल करने का, राइट? बट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। और बहुत लॉजिकल है, क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कराना ही नहीं है, राइट? मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कोर्ट में जाके कि नहीं मैंने 50,000 रुपए दिए, मुझे आईफोन 15 चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूं, विल कोर्ट से मोक्षिल की मुझे आईफोन 15 दे? वाई? बिकॉज चीजें सर्टेन नहीं है। एट मैक्स जब आईपीसी के अंडर भी जाऊंगा, कोर्ट क्या बोलेगा मोक्षिल को? भाई इनके पैसे वापस कर, यही बोलेगा ना, पक्का? क्योंकि चीजें यहां पे सर्टेन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, पक्का? कोई कंफ्यूजन? श्योर? तो बुक पे आओ, फिर सब सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी एक बार रीड कर लेंगे।
चले आगे। यस बोलो, एक मिनट। क्या? कोई भी चीज जो इम्पॉसिबल, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये अपना मोक्ष है ना, ये अपनी मिस वाई को प्रॉमिस किया कि चांद तारे तोड़ के लाएगा, राइट, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, राइट। कोई भी चीज जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने को, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यस, कुछ बोल रहे थे आप? रेस्ट्रिक्ट मतलब स्टॉप, टू रेस्ट्रिक्ट। इमोरल मतलब विच इज मॉरली रॉन्ग। वन वर्ड तो इमोरली वन वर्ड है। वन वर्ड का तुम वन वर्ड पूछ रही हो। चले आगे, चलो। नाउ लीगल फॉर्मेलिटीज। सो ये क्या होता है, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए समटाइम्स डिफरेंट फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो स्टैम्प पेपर पे होने चाहिए, एंड उसमें फिर रिक्वायरमेंट है किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, मैंने 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बनाया, मैंने लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई नहीं की, राइट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 4 लोगों के साइन चाहिए, 4 विटनेस चाहिए, मैंने 2 लोगों के ही साइन करवाए, 2 ही विटनेस खड़े थे वहां पे मेरे पास, मैंने लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई नहीं किया, राइट। सो whenever a particular type of contract requires by law to be in writing and registered, it must comply with necessary formalities as to writing, attestation and registration, otherwise unenforceable। मतलब सर unenforceable मतलब enforce नहीं होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। एग्रीमेंट enforceable by law becomes contract, ये unenforceable रह जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। पक्का? किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी होते हैं कि राइटिंग में ही होने पड़ेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी होते हैं कि आपको इसको नोटरी करवाना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी होते हैं कि इतने रुपए के स्टैम्प पेपर पे ही चाहिए, राइट। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, राइट। तो कंफ्यूजन है इसमें। जैसे अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच, लाइक देखो एमएसडी और विराट कोहली वाला चीज याद है? उन लोग क्या रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्या ओरल कर रहे थे ना? ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है। पर अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बाइक की जगह अगर बिल्डिंग बेच रहे होते तो ओरल नहीं चलता, उसको रिटर्न में करना पड़ेगा। सो अगर एमएसडी विराट को जैसे बाइक का कॉन्ट्रैक्ट किया, वैसे ही अगर बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते तो वो वैलिड नहीं होता। उस केस में कोर्ट हेल्प करने नहीं आता। क्यों? क्योंकि 10 एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हुए। कौन सा वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ? लीगल फॉर्मेलिटीज। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं देखो, हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बार बार आपके माइंड में आएगा थ्रू आउट द जर्नी ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ, कि सब प्रूफ कैसे करेंगे, राइट। देखो प्रूफ करना कभी लॉ नहीं सिखा सकता, वो अगर प्रूफ करना लॉ सिखा दे तो फिर कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो वो लॉयर्स का काम है कैसे प्रूफ करें फैक्ट्स को, राइट। प्रूफ करना हमेशा फैक्चुअल होता है, राइट। तो वो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है आप कैसे प्रूफ करोगे, वो टेक्सचुअल नहीं हो सकता, उसको लिख के नहीं दिया जा सकता, राइट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, लाइफ में और कुछ करो ना करो, अच्छे लॉयर को जरूर दोस्त बनाना, क्योंकि जेन्युइनली कोर्ट फैक्ट्स पे चलता है, राइट। कोर्ट कभी भी टेक्स्ट पे नहीं चलता, राइट। लॉयर्स ऐसे होते हैं ना, वो चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं कि बाहर जो रोशनी दिख रही है ना, ये रात है, जब अंधेरा होता है ना तब दिन होता है, राइट। सो अगर अच्छा लॉयर है वो कोर्ट में कुछ भी प्रूफ कर सकता है, एंड कोर्ट के पास पावर है, वो अगेंस्ट द लॉ जाके भी जजमेंट दे सकता है ना, राइट। मैंने आपको बताया अगेंस्ट द लॉ जाके भी जजमेंट दे सकता है, करेक्ट। सो प्रूफ कैसे होगा वो लॉयर्स पे डिपेंड करेगा, वो फैक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। मे बी ओरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई विटनेस हो उनके पास, राइट, कोई सपोर्टिंग एक्टिविटी हो कि भाई तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तभी तो उसके बाद ऐसी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब एमएसजी ने बोला था भाई 5 लाख अभी 5 लाख 30 दिन बाद मेरे अकाउंट में विराट कोहली ने 5-5 लाख रुपए भेजे होंगे ना, सो मे बी उसको हम दिखा के प्रूफ कर सके कि हाँ भाई देखो ये पैसे अदरवाइज क्यों भेजता। अगेन वो लॉयर का काम है, राइट। हमेशा ध्यान रखना, जहां लॉ का पावर खत्म, लॉयर का पावर शुरू, राइट। बिकॉज जहां तक बातें लॉ में लिखी हुई वहां तक लॉयर की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। चलिए आगे चल सकते हैं अभी हम। एक बार आई वांट ये हम 2 बचे हुए एलिमेंट डिस्कस करें, उससे पहले आप लोग वापस इस चार्ट पे आए, अपने फिंगर्स पे थोड़ा रिकॉल करेंगे सब लोग। 10 उंगलियों में 10 एलिमेंट्स थे,
एक एक उंगली पे एक एक एलिमेंट रिकॉल करो। अटेस्टेशन का मतलब होता है कि लीगली उस डॉक्यूमेंट पे किसी का साइन करवाना। मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को लीगल नहीं माना जाएगा जब तक किसी का साइन ना हो। यूजुअली अटेस्ट लॉयर्स कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। चलें आगे। चलो, सो कैपेसिटी, only those contracts are valid, those are entered with competent parties। यानी जो पर्सन कंपिटेंट है, जो पर्सन कैपेसिटी में है कॉन्ट्रैक्ट करने की, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी वैलिड होगा, राइट। सो क्वेश्चन अराइजेस कि सर कौन है कैपेसिटी में। Competent person means a person who has attained the age of majority, who is of sound mind and who is not disqualified by law। यानी अगर मैं बोलूं कि कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है, सॉरी कौन कौन इनएलिजिबल है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इनएलिजिबल हो जाएंगे माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। यानी मैं अगर ऐसे बोलूं, अगर इस चीज को मैं और अलग तरीके से प्रेजेंट करूं, कैपेसिटी किसकी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, ऑल बट 3, 3 जन को छोड़ के सबकी कैपेसिटी है। ये 3 कौन कौन हो गए, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पक्का। माइनर मतलब ऐसा पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज हो, राइट। सर ये एज कौन डिसाइड करता है, इंडिया में एक लॉ है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, वो डिसाइड करता है किस चीज के लिए किस एज का पर्सन माइनर माना जाएगा। अलग अलग चीज के लिए माइनर की एज रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, राइट। जैसे शादी के लिए 21 एंड 23 फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, राइट। ड्रिंकिंग के लिए 21, ड्राइविंग के लिए 18। सो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है मेजॉरिटी के एज की। सो सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एज है, 18 ईयर्स। ये किसने डिसाइड किया, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ने। पक्का। अनसाउंड माइंड के कौन होते हैं, अनसाउंड माइंड के 3 तरह के लोगों को अनसाउंड माइंड माना जाता है, इडियट, लुनेटिक और ड्रंक। सर इडियट मतलब वो जो तुम लोग एक दूसरे को बोलते रहते हो। इडियट मतलब ऐसा पर्सन जो परमानेंटली मैड हो, मतलब पूरा पागल है, कंप्लीट, राइट। वो कौन है, इडियट। लुनेटिक मतलब ऐसा पर्सन, हम तुम्हारे कुछ दोस्त होते हैं ना जिन्हें हम बोलते रहते हैं कि भाई तेरे को बीच बीच में दौरा पड़ता है क्या, राइट। वो होते हैं लुनेटिक, मतलब टेम्पररी मैड, जिन्हें बीच बीच में दौरा पड़ते रहता है। फिर ड्रंक, ड्रंक तो मतलब तुम्हें मालूम ही है, राइट। हु इज अंडर इन्फ्लुएंस, हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में है। सर नाम सिर्फ ड्रंक है, लेकिन ड्रंक का मतलब सिर्फ ड्रिंक किया हुआ पर्सन नहीं बोला जाएगा लॉ में, राइट। किसी ने ड्रग्स लिए वो भी क्या माना जाएगा, ड्रंक, जो किसी भी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस पे। पक्का। अभी ध्यान से मेरी बात सुनना, जो पर्सन परमानेंटली मैड है,
जो पर्सन परमानेंटली मैड है दे कैन नेवर कॉन्ट्रैक्ट। इडियट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। लुनेटिक और ड्रंक कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर नॉर्मल, राइट। बीच बीच में दोहरा पड़ता है ना, जिस टाइम दोहरा नहीं पड़ा है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में एक लिस्ट दी हुई है कुछ लोगों की, तो इसे हम यूनिट 4 कैपेसिटी में डिस्कस करेंगे, राइट। इस लिस्ट में कुछ लोग यहाँ पे दिए हैं जैसे कि एलियन एनिमी, कंपनी, डिप्लोमेट्स, प्रिजनर्स, इंसॉल्वेंट्स। तो ये कैसे डिस्क्वालिफाइड है, कौन है, ये हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में, राइट। इनको हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ऑब्वियसली बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, पर इस लिस्ट के बारे में कंप्लीटली यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। सो परमानेंटली मैड कैन नेवर कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नॉर्मल। पर ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला? इन इंडिया हु कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑल बट 3, कि 3 को छोड़ के बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। बट इवन दीज थ्री कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एसेंशियल्स। देखो लाइफ में हर काम जो हम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है। तुम नीचे उतर के 10 रुपए का वड़ा पाव खरीदते हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तुम 1 रुपए की चॉकलेट खरीदते हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। सो समझो एक इडियट पर्सन एक शॉप पे गया, वड़ा पाव मांगा, वड़ा पाव वाला क्या उसे डांट के भगा देगा कि तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तू कैपेसिटी में नहीं है? पर वही इडियट पर्सन अगर मर्सिडीज खरीदने गया तो शोरूम वाला भगा देगा, भाई तेरी हरकतें मर्सिडीज जैसी नहीं है, निकल। पक्का ऐसा ही होगा ना। सो एसेंशियल्स के लिए तो ये जो 3 तरह के लोग हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सोचो ना, एक 16 साल का बच्चा, चलो 14 साल का बच्चा, 13 साल, 10 साल का बच्चा, तुम्हें फील आएगा, छोटा सा बच्चा 10 साल का, वो गया वड़ा पाव वाले के पास, क्या वड़ा पाव वाला उसे भगा देगा? लेकिन वो कार खरीदने गया, क्या शोरूम वाला सीरियसली लेगा उसे? पक्का। सो एसेंशियल्स के लिए ये 3 भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखना। कैपेसिटी किसकी है कॉन्ट्रैक्ट करने की? ऑल बट 3, इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी सबकी कैपेसिटी है। बट एसेंशियल्स के लिए ये 3 भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। श्योर? चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे और कैपेसिटी वाला पॉइंट सब रीड कर लेंगे एक बार। डन। तो भी नहीं खरीद सकता क्योंकि लॉ उसे अलाउ नहीं करता। पर वो लीगली अलाउड ही नहीं है, फिर वो अपने नाम पे नहीं खरीद सकता, अपने पेरेंट्स के नाम पे खरीदे, किसी और के नाम पे खरीदे। चले आगे।
चलिए कैपेसिटी पॉइंट को सब एक बार रीड कर लेंगे. देखिए फ्री कंसेंट, मेरी इच्छा प्लस मैंने पूछा. मैंने क्यों पूछा था? क्योंकि मुझे सामने वाले का एसेंट जानना था. एसेंट मतलब आंसर, कंसेंट, ओपिनियन, राइट. कंसेंट मस्ट बी फ्री. सबसे पहले तो मुझे सामने वाले का कंसेंट लेना है, और वो कंसेंट भी कैसा लेना है? फ्री. पक्का? एलिमेंट क्या है? फ्री कंसेंट. तो हमारा को सपोर्ट क्या चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए. सिर्फ कंसेंट होने से हमारा एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा, फ्री कंसेंट होने से एलिमेंट सेटिस्फाई होगा, राइट. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कंसेंट क्या होता है, फिर हमें देखना पड़ेगा कंसेंट फ्री कैसे होगा, राइट. कंसेंट मस्ट बी कंसेंसस एड इडम. सर ये वर्ड आते ही हमें कहां पहुंच जाना चाहिए? पीछे लिस्ट में. कंसेंसस एड इडम. इसका मतलब होता है मैचिंग ऑफ माइंड. मैचिंग ऑफ माइंड. टॉपिक में फ्री कंसेंट, चैप्टर 1 पेज नंबर 8. 8 ही है ना आपके बुक में भी? चैप्टर 1 पेज नंबर 8. चलिए करें इसको डिस्कस. देखो सबसे पहले कंसेंट मस्ट बी कंसेंसस एट इडम. तुम्हारा नाम क्या है? हे यार तुम लोग, कोई है क्लास जिसका इजी सा नाम है क्या? हाँ साक्षी. क्या स्पेलिंग बोल दे रहा? ये लड़कों का नाम होता है? हाँ हाँ बराबर. चलो सुनो सुनो. सुनो, गुरलीन ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई रेड कार. अभी गुरलीन के पास 2 रेड कार है. एक एकदम महंगी सी, एकदम लग्जरी टाटा नैनो, दूसरी ऐसे ही टाइम पास अपने सस्ती सी ऑडी, राइट. गुरलीन ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई रेड कार. मोक्षिल आर यू इंटरेस्टेड? मोक्षिल ने बोला यस. कुल्ली ने बोला 10 लाख रुपए लगेंगे, राइट. मेरे को एक बात बताओ, यहां पे क्वाइट ना गुरलीन ने बताया कौन सी वाली रेड कार, ना मोक्षिल ने, सॉरी ना मोक्षिल ने पूछा कौन सी वाली रेड कार. किसकी गलती? दोनों की. पक्का? अब मेरी बात सुनना यहां पे. कंसेंट का मतलब होता है 2 people thinking of same thing at same time in same sense.
दो लोग होने चाहिए, सेम टाइम पे सेम चीज के बारे में सेम सेंस में सोचने चाहिए। अभी बताओ मुझे, यहां पे 10 लाख रुपए, गुरलीन ने बोला आई वांट टू सेल माई रेड कार, आर यू इंटरेस्टेड? मोक्षिल ने हाँ बोल दिया, गुरलीन में 10 लाख रुपए लगेंगे, राइट? अब गुरलीन अपने माइंड में सोच रहा है 10 लाख रुपए में नैनो बेचेगा, और मोक्षिल सोच रहा है उसे ऑडी मिलेगी। पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, 2 पीपल है, सेम टाइम है, सेम सेंस भी है, गुरलीन मोक्षिल को कार बेचना चाहता है, मोक्षिल गुरलीन से कार खरीदना चाहता है, पर क्या सेम थिंग है? पक्का? सो वी कैन से यहां पे कंसेंट नहीं है। पक्का? जब कंसेंट ही नहीं है तो फ्री होगा कि नहीं, ये चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉन मैचिंग ऑफ माइंड। मैचिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है 2 पीपल थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। पक्का? जब यहां पे 2 लोगों ने सेम थिंग सेम टाइम पे सेम सेंस में सोची ही नहीं, मतलब कंसेंट ही नहीं है। जब कंसेंट नहीं है तो फ्री है कि नहीं, ये चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगा। पक्का? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जो डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड हुआ था उस दिन मोक्षिल सुबह सुबह नहा धो के एकदम रेडी, भयंकर खुश, आज तो ऑडी आ रही है। अपने मिस वाई को भी फोन कर दिया कि रेडी रहना, आज ड्राइव पे चलेंगे, ऑडी लेके आ रहा हूं। वो भी खुश है ना, मतलब इतनी खुश, सुबह से प्यार से बात कर रही है इससे, राइट? उसके बाद मोक्षिल पहुंचा गुरलीन के घर, पैसे एकदम ब्रीफ केस में 10 लाख रुपए लेके, तो देखा गुरलीन नैनो साफ कर रहा है। ये खुश भी हो रहा है देख के कि चल भाई अगला मुझे ऑडी बेच देगा, खुद नैनो तो चलाएगा कम से कम, राइट? इसने पैसे हैंडओवर किए, उसने नैनो की चाबी हैंडओवर की। सोचो नैनो की चाबी देख के मोक्षिल के मुंह से गुरलीन के लिए क्या मधुर वाणी निकलेगी, राइट? अभी अंडरस्टैंड, गुरलीन बोलेगा, गुरलीन ने मोक्षिल को नैनो की चाबी हैंडओवर कर दी। मोक्षिल बोलेगा भाई क्या मजाक कर रहा है, राइट? गुरलीन बोलेगा मैंने क्या बोला था, आई वॉन्ट टू सेल माई रेड कार, ये रही रेड कार। मोक्षिल बोलेगा करेक्ट, तूने क्या बोला, आई वॉन्ट टू सेल माई रेड कार, हो रही रेड कार। मोक्षिल विल ट्राई टू डिमांड फॉर ऑडी एंड गुरलीन विल ट्राई टू सेटल फॉर नैनो। पक्का? दोनों एक दूसरे की बात सुनने को रेडी नहीं है। इसी बीच में मोक्षिल को आया गुस्सा, वो बोला भाई बस 1 मिनट रुक, राइट? वो गया अपने कार में जिससे वो आया था, गन लेके आया और गुरलीन को गन पॉइंट पे रख दिया। बोला अभी बोल कौन सी रेड कार? गुरलीन बोले भाई मैं तो मजाक कर रहा था, लेके जा, राइट? ध्यान से सुनना। अब जब मोक्षिल ने गुरलीन को गन पॉइंट पे रखा, कैन आई से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब गुरलीन क्या करेगा, गोली खा लेगा या ऑडी दे देगा? पक्का? जब गन पॉइंट पे रखा गया, इस सिचुएशन की बात करते, क्या यहां पे 2 पीपल है? क्या यहां पे सेम टाइम है जिस टाइम पे गन पॉइंट पे रखा जा रहा है? क्या यहां पे सेम सेंस है? सेम सेंस है ना। अब ये भी सेंस तो वही है, मोक्षिल गुरलीन से कार खरीदना चाहता है, गुरलीन मोक्षिल को कार बेचना चाहता है। जब कितना ईमानदार है मोक्षिल, जो गन पॉइंट पे रख के भी ये नहीं बोल रहा है फ्री में लेके जाऊंगा, 10 लाख रुपए देगा। कहना ही से अब यहां पे सेम थिंग भी हो गया। गन पॉइंट पे आने के बाद मोक्षिल भी ऑडी लेना चाह रहा है और गुरलीन भी ऑडी बेचना चाह रहा है। पक्का? सो यहां पे कंसेंट तो हो गया, कंसेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेंट तो हो गया, पर क्या ये कंसेंट करेक्ट वे से लिया गया है? तो माना जाएगा कि ये कंसेंट फ्री नहीं है। कंसेंट तो है पर फ्री नहीं है। पक्का? कंसेंट कब फ्री नहीं होता? अगर कंसेंट को 5 तरीकों से लिया गया है तो फ्री नहीं होता, राइट? सबसे पहला होता है कोएर्शन। कोएर्शन मतलब जो मोक्षिल ने गुरलीन के साथ किया, फिजिकल प्रेशर डाला उसके ऊपर, राइट? चलो, सो कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री कब होगा? अगर इन 5 तरीके से लिया गया है तो माना जाएगा फ्री नहीं है, अदरवाइज फ्री है। कौन से 5 तरीके? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड,
मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। पक्का? मिस्टेक मतलब नॉन मैचिंग ऑफ माइंड, जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन था, दिस इज मिस्टेक। नॉन मैचिंग ऑफ माइंड ना, कंसेंट ही नहीं है। जब कंसेंट ही नहीं है तो फ्री कैसे होगा, राइट? बाकी से डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। यूनिट 5 पूरा कंसेंट के ऊपर है। कोएर्शन मतलब जस्ट हमने एग्जांपल देखा। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दैट विल बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसको डिटेल में हम उस यूनिट में समझेंगे, यूनिट 5 में, कि कैसे डोमिनेंट पोजीशन होगा, कैसे उसका एडवांटेज होगा। लेट फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि तुम मुझे, सेम एग्जांपल, मैं गुरलीन को बोलूं कि मेरे को 10 लाख रुपए में, मेरे को 10 लाख रुपए में ऑडी दे दे, अदरवाइज जो क्लास में टेस्ट होने वाला है ना उसमें फेल कर दूंगा तेरे को। कर दो सर, पक्का? पर उससे आईसीआई अगर बोले कि 10 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में ऑडी दे दो, वरना तुम्हें सीए फाउंडेशन में फेल कर देंगे, क्या करेगा? दे देगा ऑडी। क्या ना, इसे आईसीआई ने यहां पे बीइंग द टीचर अपने पोजीशन का फायदा उठाया है, उसे हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट? पर हम इतना, जिस तरह के पेपर का लेवल एक्सपेक्टेड है आने का, राइट, उसमें हम इस तरीके से लेमन टर्म्स में नहीं समझ पाएंगे। पहले क्या होता था, मैं समझ रहे थे कि टीचर स्टूडेंट है तो कौन डोमिनेंट होगा, डॉक्टर पेशेंट है तो कौन डोमिनेंट होगा, फादर सन है तो कौन डोमिनेंट होगा, राइट? पर अभी उतना ऐसे लेमन टर्म्स में नहीं समझ पाएंगे, हमको हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन, टीचर स्टूडेंट, कोई डोमिनेंट पोजीशन नहीं, मैं बोल दूंगा फेल कर दूंगा, बोलेगा सर कर दो, क्या फर्क पड़ता है? पर अगर आईसीआई का टीचर उसे अगर बोले फेल कर दूंगा तो फर्क पड़ेगा, डोमिनेंट पोजीशन आ गया। उसके कॉलेज का टीचर उसे बोले फेल कर दूंगा तो फर्क पड़ेगा, राइट? उससे डिग्री जाए। मैं अगर फेल कर दूंगा क्लास में, क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट? सो डोमिनेंट पोजीशन कैसा, इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज सेम रिलेशन पे देयर माइट बी डोमिनेंट पोजीशन और देयर माइट नॉट बी डोमिनेंट पोजीशन, राइट? पहले इन चीजों को इतना डिटेल में एनालाइज नहीं करना पड़ता था, पर कंसिडरिंग जो सीए इंटर और सीए फाइनल का अभी एग्जाम हुआ है, और लॉ के लिए पर्टिकुलरली जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से फाउंडेशन के पेपर आ रहे हैं, जब इंस्टीट्यूट क्लेम्ड कि हम पेपर इजी पूछ रहे हैं, राइट, तो जिस लेवल का पेपर वो इजी बोल के पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये जज कर सकते हैं। चीजों को तो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली फिर न्यू सिलेबस में तो उन्होंने बोला है कि हम फाउंडेशन को टफ पूछेंगे, राइट? पिछले 2-3 अटेम्प्ट जब बोल रहे थे कि इजी पूछ रहे हैं फाउंडेशन अभी, तब पेपर का बहुत हाई लेवल था। तो जून 24 ऑनवर्ड्स उन्होंने बोला है हम फाउंडेशन को टफ करेंगे, तो ऑब्वियसली पेपर का लेवल और हाई होगा, राइट? सो हाई होगा तो हमें हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स भी बदलना पड़ेगा। पक्का? चलिए फिर, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे पता है, समझो, अगर लेट्स से आप ये प्लेटफॉर्म खरीदने आए, राइट, आपने मुझसे पूछा कि सर ये प्लेटफॉर्म स्ट्रांग तो है, ऐसा तो नहीं इसके ऊपर ऐसे टिके तो ये टूट जाएगा, मुझे तो पता है खराब है, ऐसे हाथ लगाते ही टूट जाएगा, फिर भी मैंने बोला नहीं नहीं सर नहीं टूटेगा, ले जाओ, मैंने जो किया वो फ्रॉड है। इंटेंशनली गलत बात बोली मैंने, पक्का, ताकि आपका नुकसान हो। सेकंड, मुझे खुद को नहीं पता था ये खराब है, मैंने बोला नहीं सर खराब तो नहीं है, अच्छा है ले जाओ, और आप ले गए। जैसे ही आप जाके ऐसे इस पे हाथ रखे ये टूट गया। मैंने जो किया वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, राइट? हम डिटेल में यूनिट 4 में देखेंगे, सॉरी यूनिट 5 में देखेंगे। अगर मैं इंटेंशनली गलत बोलूं तो फ्रॉड, अनइंटेंशनली बोलूं तो मिस रिप्रेजेंटेशन। पक्का? तो ये 5 तरीके से अगर कंसेंट लिया है तो कंसेंट क्या होगा? फ्री नहीं होगा। अदरवाइज हमेशा कंसेंट फ्री है। एंड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसेंट कैसा चाहिए? फ्री चाहिए। पक्का? चलिए फिर, हमारे सारे के सारे 10 एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिए। आइए फिर एक बार इस चार्ट पे चलिए अपने अपने फिंगर्स पे सब 10 एलिमेंट्स रिकॉल करेंगे।
डन। चलिए, सबसे पहले हमने ये पूरी जर्नी देखी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 4 फ्लोर चढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले होता है ऑफर, ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस मिल जाए तो होता है प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ मैसेज मिल जाए तो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी मिल जाए तो कॉन्ट्रैक्ट। इन 4 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए कितने सपोर्ट चाहिए? 10। पक्का? सब अपनी अपनी बुक्स बंद कर दो। राइट, सब बुक्स बंद करेंगे। चलो अभी रिकॉल करने की कोशिश करो, कितने एलिमेंट्स रिकॉल कर पाते हो अपने अपने, बिना बोले, अपने अपने मन में, अपने अपने। एलिमेंट्स बोल बोल के बगल वाले की हेल्प नहीं करनी है ना। रिमेंबर, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आपके बगल में बैठा है। बीकॉम नहीं है ना कि हम ग्रुप में पास हो जाएंगे। डन। कितने लोगों को पूरे 10 एलिमेंट रिकॉल हुए? वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को 7, 8, 9 यहां पे अटके? वेरी गुड। कितने लोग बिलो 7 वाले हो? चलो, बिलो 7 वालों को इस चीज को आज घर पे जाके 3 से 4 बार पढ़ने की जरूरत है। जिनको 7+ रिकॉल हुए, हमें इन द जर्नी पूरे 10 रिकॉल हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, बिलो 7 वाले घर पे जाके कैसे करोगे? राइट, अभी भी जब मैं आपको ब्रेक दूंगा 5 मिनट का, तब आपको करना है क्या, 10 एलिमेंट्स है ना, एक पेपर में 10 के 10 लिखने का कोशिश करो। जिनको 7 तक याद आया ना, कि 5 याद आया, 6 याद आया, पक्की बात जब लिखने जाओगे 2-3 और याद आ जाएंगे। राइट, और जिनको 7, 8 याद आए, पक्की बात आप लिखने जाओगे ना 9 तो आ ही जाएंगे, कोई एक चलो छूट जाएगा। सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जहां, अच्छा, पूरे सिलेबस में जिस कंटेंट में सीक्वेंस मैटर करेगा वहां मैं आपको बता दूंगा। जब तक मैं ना बोलूं चीजों का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। राइट, जैसे ये सीढ़ियों का सीक्वेंस मैटर करता है, पहले के बिना दूसरा नहीं चढ़ सकते। राइट, चलो चले अभी हम आगे। चलिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी, क्वाइट, ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। 3 कैटेगरी में हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को, 3 कैटेगरी में हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं। सर, बेसिस का मतलब क्या होता है? कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट को आप पकड़ोगे ना, वो इनमें से भी किसी एक कैटेगरी का होगा, इनमें से भी किसी एक कैटेगरी का होगा, और इनमें से भी किसी एक कैटेगरी का होगा। बिकॉज सेम कॉन्ट्रैक्ट को 3 अलग अलग तरीकों से हमने डिवाइड किया है। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट ये हो और ये हो, तो तीनों में से एक एक कैटेगरी में तो वो पक्का होगा। पक्का? श्योर? आइए देखना चालू करें इनको। 3 कैटेगरी हमने डिवाइड किया, वैलिडिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सबसे पहले सबसे इजी आते हैं हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे। परफॉर्मेंस को आपके बुक में भी ऐसा ही, अच्छा ठीक है। परफॉर्मेंस को हम एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब ही एग्जीक्यूट करना है ना, एग्जीक्यूट का मतलब परफॉर्म करना। राइट, चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, ए है, बी है, ए बी के पास गया, ए ने बी को फीस दिया और बी ए को क्लासेस देने वाला है। राइट, अभी इसमें अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। पहला, ए ने जिस टाइम एडमिशन लिया, ए ने फुल फीस दे दी एंड बी क्लासेस प्रोवाइड करेगा फॉर 6 months। सेकेंड, ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया
एंड 6 मंथ्स तक इंस्टॉलमेंट पे करेगा। बी भी क्लासेस प्रोवाइड करेगा फॉर 6 मंथ्स। ऐसे ही होता है। थर्ड सिचुएशन, जैसे वीडियो लेक्चर्स चलते हैं आजकल, ए ने फुल फीस दे दी अभी और बी ने भी अभी जिस टाइम पे आप एडमिशन ले रहे हो पूरे की पूरी क्लासेस दे दी। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कब देख के खत्म करना है। देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। मोस्टली वीडियो लेक्चर से प्रॉब्लम वही होता है, स्टूडेंट्स देख नहीं पाते, राइट। तो आगे जाके जब भी लाइफ में वीडियो लेक्चर्स अपील करें ना, ध्यान रखना मोस्टली स्टूडेंट्स देख नहीं पाते। लेक्चर्स खरीदते हैं 6 महीने साल भर तक वो देख ही नहीं पाते, डिसिप्लिन नहीं आता। देखो यहाँ पता है तुम्हें, सुबह देखो ऑनेस्टली, अगर मैं ये बोलता आज कि सुबह रोज तुम्हारा सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग थोड़ा ना लेक्चर रहता है, आज सुबह 7:30 बजे लेक्चर था, सब यहाँ पे पहुंचे हो 7:30 बजे और ऑलमोस्ट सब लोग टाइम पे आए थे, राइट। सो 7:30 बजे अगर मैं तुम्हें बोलता कि तुम्हें घर पे उठ के अपने लैपटॉप पे लेक्चर देखना है, देखो तो ठीक है, नहीं देखो तो ठीक है, क्या हम 7:30 बजे उठ के देखने बैठते? हम रात को सोच के सोते नहीं सुबह उठ के तो पढ़ूंगा 7:30 बजे। सुबह उठते भी 7:15 पे, फिर लगता थोड़ी देर और सो जाता हूँ, 1 घंटा बाद देख लेंगे, राइट। चलो, सो ये 3 सिचुएशन हो सकती है, ध्यान समझो। अभी कहना इसे यहां पे दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तभी, मेरा ऑब्लिगेशन था क्लासेस प्रोवाइड करना, तुम देखो नहीं देखो मुझे क्या करना, बराबर। इससे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टी ने सॉरी, इससे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करके खत्म कर दिया। अच्छा, डार्क पेन से लिखूं, सॉरी। इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टी, ठीक है अभी, कि दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, पक्का। यहां पर कहना इसे या तो एक या फिर दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है, इन्हें हम बोलते हैं, इन दोनों कैटेगरी को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? जहां पे एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा फुलफिल कर दिया है, बस एक पार्टी का बाकी है, इसे हम बोलते हैं यूनिलैटरल। और जहां पे दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना बाकी है, इसे हम बोलते हैं बाइलैटरल, पक्का। सो एग्जीक्यूटेड, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? श्योर? बुक पे आएंगे। देखो, executed contract when both the parties to the contract have performed their contractual obligation and nothing remains to be performed